नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे 1946 का सैनिक विद्रोह। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास की दृष्टि से, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने इतिहास के बारे में जानने का पूरा हक है, तो ये हम सभी को जानना चाहिए। एक चीज़ और मैं इससे पहले बोलूँगी आपको, इससे पहले मैंने सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवनी, किस तरीके से उनके जीवन का संघर्ष रहा, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। अगर अब हम बात करें 1946 के सैनिक विद्रोह की, इससे पहले एक चीज़ और है जो कि आपको मुझे लगता बताना थोड़ा ज़रूरी है। इस समय पर जो भी घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वो भारत और चीन को लेके जो लोग भी आईआर की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अपने टॉपिक को बहुत संक्षिप्त रूप में कहीं ना कहीं उसको नोट्स के तौर पर लिख लें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी समझ में आ जाएगी जल्दी से और उतना जल्दी आप उसे अपने पास बिठा लेंगे दिमाग में, उतना आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है 2 महीने बाद ये चीज़ आपको पढ़ के बहुत ज़्यादा याद करनी पड़े या घटनाओं को आपको देखना पड़े, तो जो करंट है ना उसके साथ साथ आप चलते जाइए। ये मत सोचिएगा कि जब एग्ज़ाम आएगा तब मैं करंट की तैयारी करूँगा। करंट को पढ़ते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप करंट को छोड़ देंगे और ये सोचेंगे कि जब एग्ज़ाम आएगा मैं तब इसको देखूंगा, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप करंट को अच्छे से पकड़ पाएंगे। एक छोटी से छोटी चीज़ भी करंट में पता नहीं कब कहाँ से उठ के आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली यूपी के करंट को अलग और बाकी पूरे करंट को आप अलग, जिस तरीके से भी आप किसी भी चैनल के माध्यम से करना चाहें उसको बहुत अच्छे से करिए और अपने शॉर्ट्स नोट ज़रूर बनाते जाइए, वो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। और एक चीज़ और, जितना भी मैं इतिहास का टॉपिक ये आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं सारा का सारा रेफरेंस स्पेक्ट्रम की बुक से लेके चल रही हूँ। जितना ज़्यादा मैं उसमें जितने फैक्ट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझाया गया है। आप अगर इसके जो मैं वीडियो पढ़ाती हूँ इसके बाद अगर आप एक बार बुक को पढ़ लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी और बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए बिना देर करे हुए हम शुरू करते हैं 1946 का सैनिक विद्रोह। अच्छा, विद्रोह की जब बात आती है, कोई भी विद्रोह हो, चाहे 1857 का विद्रोह हो, चाहे ये विद्रोह हो, चाहे कोई आंदोलन हो, हमेशा इन चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। विद्रोह का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल किसी परिणाम को सोचे बिना हम उस चीज़ को शुरू कर लेते हैं। और जो आंदोलन होते हैं, आंदोलन एक सुनियोजित होते हैं, मतलब पहले से उन चीज़ों पे पूरी योजना बनाई जा चुकी होती है कि हम इस तरीके से करेंगे। लेकिन जो ये विद्रोह था, इसके पीछे भी जो कारण थे उनको आप जरा समझने की कोशिश करिएगा, आपको मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, था क्या कि मैंने पिछले लेक्चर में पूरा आपको बताया है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन किस तरीके से संघर्षरत रहा पूरे टाइम, और किस तरीके से उन्होंने जो जापान की सहायता की, फिर जापान के थ्रू वो किस तरीके से भारत पर आक्रमण करवाना चाहते थे, ब्रिटिश भारत पर। तो जो युद्धबंदी थे वो तो सारे भारतीय थे ना, उन भारतीयों को लेकर जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर कर देता है, उसके बाद की घटना जो घटित होती है, वो सारे जो सैनिक होते हैं, वो सारे जितने भी युद्धबंदी होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ब्रिटिश भारत के पास जाते हैं। अब ब्रिटिश भारत के पास जाते हैं तो भाई ब्रिटिश भारत उनके साथ क्या करेगी? कोई अच्छा व्यवहार तो करेगी नहीं। कहेगी पहले तुम मेरे साथ थे, फिर तुमने विद्रोह किया और तुम मतलब वहाँ चले गए जापान के पक्ष में, जापान की तरफ से हमारे ही विरोध में आ गए। तो बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन बनती गई थी ये उन लोगों के लिए। तो उनके साथ जो ब्रिटिश सरकार ने व्यवहार किया था वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही खराब व्यवहार था। तो उस व्यवहार के बारे में अगर आप एक बार देखेंगे, उसी के कारण ये विद्रोह हुआ था। तो 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे को लेकर ये विद्रोह शुरू किया गया था, मतलब विद्रोह के पीछे ये कारण थे। दूसरा है 11 फरवरी 1946 को कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जा रही थी। इस चीज़ को लेकर एक और चीज़ थी, 18 फरवरी 1946 को बम्बई में जब रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने हड़ताल कर दी थी, जितनी भी ये घटनाएं थी तीनों उस समय की जो घटनाएं थी वो सारी की सारी एक चीज़ पर बेस्ड थी। ये तीनों क्या थे? लगभग एक जैसे विद्रोह थे, लगभग एक जैसी घटनाएं थी। सब कुछ लेके किस कहाँ इर्द गिर्द घूम रहा था? सैनिकों के इर्द गिर्द घूम रहा था। अब देखते हैं आगे, 18 फरवरी 1946
कि अगर हम बात करें तो रॉयल इंडियन नेवी की शुरुआत बम्बई से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बम्बई से इसकी शुरुआत हुई थी, जब HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने निम्नलिखित करने की इन्होंने क्या कर दी थी? हड़ताल कर दी थी। अब रीजन क्या क्या थे? देखिए, भारतीय नाविक अंग्रेजी सैनिकों के बराबर वेतन की मांग कर रहे थे। होता क्या था, हमेशा जब भी ब्रिटिश सरकार कोई काम कराती थी तो भारतीयों को ना तो अपने बराबर में बिठाती थी और ना ही उन्हें बराबर का समझती थी और ना ही उन्हें कोई बराबर के अधिकार देती थी। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी सैनिक भारतीय सैनिक होते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। ना तो उनको बराबर की सैलरी देती थी, ना ही उनको बराबर की कोई अधिकार देती थी। तो इसी तरीके से ये घटना थी। इसमें क्या था, जो मेन मुद्दा बना था वो था अखाद्य भोजन, मतलब खाना ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा खराब था। नाविकों ने क्या किया, नाविकों द्वारा खराब खाने की शिकायत को लेकर बवाल उठा। तो हुआ क्या, अंग्रेज कमान जो था उन्होंने क्या करा, नस्ली अपमान और प्रतिशोध का रवैया अपनाया। उन्होंने और ज़्यादा उस चीज़ के साथ बुरा व्यवहार किया उन लोगों के साथ कि शिकायत क्यों की। होता नहीं है, कभी भी आप किसी ग्रुप में हो, अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो पावरफुल होगा वो आपको और ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही उस टाइम पर भी हमेशा होता था। इस पर 18 फरवरी को नाविकों ने भूख हड़ताल कर दी। क्या हुआ कि जब खाना इतना गंदा मिल रहा था, उसकी शिकायत करी गई तो कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं शिकायत करने का, और ऊपर से उनके साथ क्या होने लगा था, नस्ली अपमान करने लगे थे। दिखने लगे थे कि गोरे और काले का भेद ये उस टाइम पर देखने लगे थे। और इसको लेकर इन लोगों ने क्या किया, जो नाविक थे उन्होंने इस पर भूख हड़ताल कर दी थी। अच्छा, ये बात हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश जितने भी युद्ध जीत रहा था या भारत पर अधिकार जो जमाए बैठा था, उसके पास सिर्फ एक ही उसका जो चीज थी सबसे बड़ी, वो क्या थी, भारतीय तो ऐसे नागरिक थे जो सेना में भर्ती थे। तो मतलब भारतीय सेना के दम पे तो वो फूलता था इतना ज़्यादा और भारत के साथ बुरा व्यवहार करता था। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आती है कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों और सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई। उन्होंने कहा, जिन्होंने आंदोलन मतलब ये विद्रोह किया, उसके पीछे क्या कारण थे वो मैंने जाना और बता रहे हैं कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। तो कहा कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। और क्या कहा गया, उस समय पर कुछ ऐसे सैनिक थे जो इंडोनेशिया में फंसे हुए थे, तो उनसे कहा कि उनको भी वापस बुलाए जाने की मांग इसमें शामिल की गई। अब होता है 20 फरवरी को विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक टुकड़ियां कहाँ से लाई गई, बम्बई से लाई गई। कहाँ से, बम्बई से सैनिक टुकड़ियां लाई गई। 9 सैनिकों ने अपनी कार्रवाइयों के तालमेल के लिए 5 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनी। इसके बाद लेकिन शांतिपूर्ण हड़ताल और पूर्ण विद्रोह के बीच चुनाव की दुविधा में इनमें अभी तक कोई बात बनी नहीं थी। रीज़न क्या था, 1945 उस टाइम पर चुनाव होने थे 45 के, तो उन चुनावों को लेके भी बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो शांतिपूर्ण हड़ताल और पूर्ण विद्रोह के बीच चुनाव की दुविधा में उन्हें अभी भी बनी हुई थी उनमें, जो काफ़ी नुकसानदेह साबित हुई। होता क्या है, चुनाव के टाइम आ रहा था और इतना ज़्यादा विद्रोह चल रहा था वहाँ पर, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अभी आप आगे टॉपिक में देखेंगे किस तरीके से सैनिकों के इस विद्रोह को दबाया जाता है, न केवल ब्रिटिश सरकार से बल्कि भारतीय सरकार से भी, जो भारत की मतलब सरकार तो नहीं कहेंगे उस टाइम पर, भारत के जो लोग थे या भारत के जो मुख्य लीडर थे उन लोगों के द्वारा भी इसको कम वरीयता दी गई और इसको दबाया गया। ये इतिहास में बहुत एक छोटा सा टॉपिक है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सैनिकों ने उस टाइम पर कितना बड़ा काम किया था और कितना इनको एक चीज़ मिलनी चाहिए थी लेकिन वो उस समय पर उसे नहीं मिली थी। तो ये चुनाव के बीच की जो स्थिति थी वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हुई। अब क्या होता है कि 20 फरवरी को उन्होंने अपने अपने जहाज़ों पर लौटने के आदेश का पालन किया गया। उनसे कहा गया कि भाई जितने भी नौसेना के ये जो सैनिक हैं ये सब अपने अपने जहाज़ों पर लौट आएँ और जो युद्ध मतलब जिस तरीके का विद्रोह कर रहे हैं उसको ना करें। जहां सेना के गार्डों ने उन्हें घेर लिया, अगले दिन कैसल बैरकों में नाविकों द्वारा घेरा तोड़ने की कोशिश करने पर लड़ाई शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, जब दो पक्ष आमने सामने होंगी तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई शुरू होना तो बनती ही थी, तो ये लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन अब होता क्या है कि इसमें किसी भी पक्ष का पलड़ा भारी नहीं रहा, ना तो ब्रिटेन का और ना ही भारतीय नाविक जो सैनिक उस समय के कहेंगे वो थे, तो किसी पर भी पलड़ा भारी नहीं पड़ा। कुछ समय बाद ही क्या होता है कि दोपहर के लगभग टाइम की बात है और युद्ध विराम करने की घोषणा कर दी जाती है कि युद्ध को विराम कर दिया जाएगा।
अब जैसे ही होता था हमेशा कि जो भी ब्रिटिश सरकार का जो भी बंदा होता था, उससे अगर विद्रोह नहीं संभलता था किसी भी कारण से, तो वो क्या करते थे, सीधे से बहुत बुरी तरीके से दमनकारी नीतियां अपनाने लगते थे। सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि एडमिरल गॉडफ्रे अब क्या करने लगे थे, बमबारी करके नौसेना को नष्ट करने की धमकी दे रहे थे। वो दे रहे थे कि अगर इसे मतलब नहीं रोका गया तो क्या करेंगे, हम इसे पूरी नौसेना को नष्ट कर देंगे। इसी समय लोगों की भीड़ जो थी वो कहाँ पहुंच गई, गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसैनिकों के लिए खाना और अन्य मदद लेकर वहां पर उमड़ पड़ी। जाहिर सी बात है, ये उस समय की सिचुएशन थी जब सारे के सारे भारतीय जो थे वो सभी के जितने भी आंदोलन थे, विद्रोह थे, सभी के बहुत पक्षधर थे। और जितने लोग वहाँ पर मतलब लोगों उनके फेवर में आ रहे थे, उसी को लेके ये चीज़ ब्रिटिश सरकार के लिए थोड़ी सी मतलब परेशानी का कारण बनती है। लेकिन जब विद्रोह फैला, कोई भी विद्रोह होगा अगर कहीं से शुरू होगा और जहाँ जहाँ उससे संबंधित लोग होंगे वो सभी जगह फैल जाएगा। तो विद्रोह की खबर जो है वो फैली कहाँ से, कराची से, कलकत्ता, मद्रास और विशाखापत्तनम के भारतीय नौसैनिक तथा दिल्ली, ठाणे और पुणे में स्थित कोस्ट गार्ड भी हड़ताल में शामिल हो गए। ये सभी लोग जो ये पूरा विद्रोह था इसमें कहाँ कहाँ से शामिल हो गए, कराची से, कलकत्ता से, मद्रास से, विशाखापत्तनम और भारतीय सैनिक दिल्ली, ठाणे, पुणे स्थित कोस्ट गार्ड में भी हड़ताल में शामिल हो गए। इसके बाद 22 फरवरी को जो टाइम था, 22 फरवरी हड़ताल का क्या था, चरम बिंदु था। क्यों चरम बिंदु इसे कहा गया, जब 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठान और 20,000 सैनिक इसमें शामिल हो चुके थे। देखिए कितनी बड़ी संख्या इसमें शामिल हो चुकी थी, 20,000 नौसैनिक इसमें शामिल हो चुके थे। इसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर बंबई में आम हड़ताल हुई और नौसैनिकों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मजदूर प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस की टुकड़ियों ने बर्बरता से हमला किया। जैसा कि मैंने बताया कि हर बार यही कहानी होती थी। इसमें करीब 300 लोग मारे गए, 1700 घायल हुए। इसी दिन सुबह कराची में भारी लड़ाई के बाद ही हिंदुस्तान जहाज से आत्मसमर्पण कराया गया। कहा गया कि भाई अब जो कुछ भी है, हिंदुस्तान वाले जो जहाज हैं वो क्या करेंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। बाद में ये सारी जब सिचुएशन बन रही थी, उसके बाद जिन्ना की सहायता से, जिन्ना चाह रहे थे भाई उस समय पर जितने भी गतिरोध चल रहे थे राजनीति को लेकर, कि जिन्ना चाह रहे थे किसी तरीके से पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन जाए और भारत ये चाह रहा था कि भारत किसी भी तरीके से टुकड़े ना हो, मतलब सिचुएशन ऐसी ना बने। लेकिन इस समय तक आते आते सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि अब किसी भी तरीके से लीग अलग एक तरीके से काम करेगी और कांग्रेस अलग तरीके से काम करेगी। तो इसके बाद में मतलब जिन्ना की सहायता से पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी काफ़ी कोशिशों के बाद 23 फरवरी को नौसैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर दिया गया। ये एक ऐसी सिचुएशन थी, इतिहास में कई जगह पर इसमें लिखा हुआ है कि मतलब जो नौसेना के साथ जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था और उन्हें आश्वासन दिया गया कि कांग्रेस और लीग उन्हें अन्याय व प्रतिशोध का शिकार नहीं होने देंगे। इस तरीके से उनसे कहा गया था, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो कहते हैं ना कि इनसे ये वादा तोड़ दिया गया था और नौसैनिकों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात किया गया था। यही जो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खराब लगती है नौसेना के जो नौसैनिक थे उनके लिए, उन्होंने कितना ज़्यादा विद्रोह किया और अपने जो पूरी चीज़ें थी उसको बचाने के लिए। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो सिचुएशन बन रही थी कि भारत का विभाजन होना था, उसके आगे की जो कार्रवाई होनी थी, उन चीज़ों के बीच चलते ये उतना सफल और इतना अच्छे से कारगर नहीं हो सका। अगर अब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में देखिए जनता में खौफ क्या था, वो बिल्कुल समाप्त होता हुआ दिख रहा था। इस जितने भी विद्रोह थे, अब ये सिचुएशन इस टाइम पर ऐसी आ गई थी कि अब जनता बिल्कुल भी किसी चीज़ से, ब्रिटिश की किसी भी नीति से, किसी भी दमनकारी सिचुएशन से बिल्कुल भी डरती नहीं थी और लड़ाकूपन की समर्थ अभिव्यक्ति भी जनता में अब दिखने लगी थी। जनता बिल्कुल निर्भीक हो गई थी। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को जनता ने ब्रिटिश शासन की पूर्ण समाप्ति के रूप में देखा और इस तिथि को वे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे थे। ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ बातें मानी थी। कैसे मानी थी?
1 दिसंबर 1946 को जब भी कोई विद्रोह होता है और वो शांत होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण जरूर होते हैं और कुछ ना कुछ उसके परिणाम होते हैं। तो परिणामों में ही अगर हम देखेंगे तो 1 दिसंबर 1946 को यह घोषणा की गई कि अब आज़ाद हिंद के फौज के केवल उन्हीं सिपाहियों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिन पर कोई बड़े अपराध का आरोप है। ऐसे नहीं जैसे पहले बोला गया था कि किसी हर युद्धबंदी पर मुकदमा चलाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, जनवरी 1947 में पहले बैच को दी गई कैद की सजा भी माफ कर दी गई थी। तीसरी बात, फरवरी 1947 तक हिंद, चीन तथा इंडोनेशिया से सभी भारतीय सैनिकों को कहाँ बुला लिया गया था? वापस बुला लिया गया था। होता क्या था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को दूसरी जगह से अपनी जो उसकी छावनी होती थी या अपने ही संरक्षण में उनको लगा देती थी। तो इसलिए ये जिद करी जा रही थी उस टाइम पे कि भाई हमारे भारतीय सैनिकों को वहां से बुलाया जाए। एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत भेजने का निर्णय लिया गया था, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, कैबिनेट मिशन। अब ये सारी जब चीजें हो चुकी थी, 1945 से 46 में जो ये विद्रोह हुए उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी थी? कांग्रेस की ही थी। उसी के द्वारा राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अच्छा क्या था, जितनी भी पार्टियां थी उस समय पर थी तो सारी की सारी एक्टिव, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी थी जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी वो केवल और केवल कौन सी पार्टी थी? वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही थी। हालांकि कांग्रेस ने खुलकर इन विद्रोह का कभी समर्थन नहीं किया था। कांग्रेस ने कभी भी जो नौसेना विद्रोह वगैरह हुए इनका कभी भी समर्थन नहीं किया, और उनका मानना क्या था कि अभी भारतीय इतने तैयार नहीं हैं कि हम विदेशी सरकार को जवाब दे सके। मतलब पता नहीं है कब तैयार होते। इनका हमेशा जब भी विद्रोह दबाने या वैसी की बात आती थी तो हमेशा यही एक चीज रहती थी कि हम नहीं होंगे। हो सकता है उस समय की सोच ये उन लोगों के हिसाब से बिल्कुल सही हो। तो उनका मानना था कि हम अभी सरकार को जवाब देने के लिए ठीक नहीं है ये समय, इसलिए अभी हम कोई जवाब नहीं देंगे। इसलिए उसने जनता और नाविकों से कहा कि वह कांग्रेस की नीतियों के, जो कांग्रेस की नीतियां हैं उन्हीं के अंदर रह के आप काम करो। देखिए मैंने पहले भी सुभाष चंद्र बोस वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, महात्मा गांधी और जब सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक मतभेद होते हैं। काम दोनों ही करना चाहते थे देश को आजाद, लेकिन उनके वैचारिक मतभेद थे। हमेशा गांधी जी और कांग्रेस यही कहती थी, चाहे कोई भी विद्रोह होता था या कोई भी घटना अगर अलग से होती थी, उनका ये कहना रहता था कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं उन्हीं के अंदर से आप काम करो, अगर आप उनके बाहर से काम करोगे तो हम इनका फेवर नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल शुरू से ही चली आई थी। जब भगत सिंह को भी फांसी हुई थी उस समय पर भी यही बात थी कि अगर आपको मतलब कोई भी चीज़ करनी है, अगर आप वाकई देश की आज़ादी चाहते हैं या जैसा भी है, तो आप कांग्रेस की नीतियों के अंदर से समर्थन करें। ये चीज़ कई लोगों को नहीं पसंद आती थी, इसीलिए जितने बड़े बड़े लीडर थे कुछ वो अलग हो जाते थे। क्यों हमेशा कांग्रेस बनी फिर टूटी, फिर बनी फिर टूटी, फिर आगे लास्ट आते आते तक वैचारिक मतभेद इतने ज़्यादा हो गए थे कई लोगों में। जो लोग उसमें जुड़े रहे उनमें भी वैचारिक मतभेद थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बिल्कुल ही अपने आप को अलग कर लिया था और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी एक अहम और अलग ही भूमिका निभाई। तो इन्होंने कहा कि नीतियों के अंदर से ही आप काम करें और अपना विरोध प्रकट करें, जब उपयुक्त समय आएगा तब कांग्रेस संघर्ष करना शुरू करेगी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1945 के जो चुनाव होने थे उनकी क्या स्थिति थी। इन चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है, इन चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। दूसरा, केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। वहीं केंद्रीय असेंबली में कितने मिले? 102 में से 57 सीटों पर इसने अपना कब्जा किया। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल उठता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ऐसे फैक्ट्स आप जरूर लिख लिया करिए। तो प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में क्या मिला था? पूर्ण बहुमत मिला था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में कांग्रेस ने क्या किया था? 30,
30 सीटें जीती, जहां पर लीग दावा कर रही थी कि वे पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगी, जिसमें 19 सीटें मुस्लिम सीटें भी सम्मिलित थी। जिसमें लीग कह रही थी कि ये पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगी, उसमें उसने 30 सीटें जीती और जहां पर मुस्लिम सीटें कितनी थी, 19 मुस्लिम सीटें थी, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 17 सीटें ही मिली थी। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। लीग ने कितने पर कब्जा किया था, वहां 91.6 था, तो लीग ने कितना किया, 86.6 मुस्लिम वोट मिले थे। केंद्रीय व्यवस्थापिका में 30 आरक्षित स्थानों पर भी कब्जा किया गया था। प्रांतीय चुनाव में बंगाल एवं सिंध में बहुमत प्राप्त किया था। 1937 के विरुद्ध अब लीग एक मुस्लिमों की पार्टी बन गई थी। जो 1937 के चुनाव हुए थे उससे हटकर अब ये जो लीग थी वो पूरी एक मुस्लिमों की पार्टी बन गई थी, क्योंकि जिन्ना हमेशा यही कहते थे ना कि ये जो लीग है वो सभी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है। अब चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सशक्त ब्रिटिश विरोधी भावनाओं की जगह सांप्रदायिक मत विभाजन अधिक दिखा। देखिए कैसे, उसके कारण पृथक निर्वाचन पद्धति और सीमित मताधिकार। प्रांतीय चुनाव में कुल जनसंख्या का मात्र 10% हिस्से ने मताधिकार का प्रयोग किया था। पृथक निर्वाचन पद्धति जो मैंने 1909 के नियम में आपको बताई थी, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। अब जो पूरी जनसंख्या थी, मताधिकार सोचो उस समय पर जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी और किस हिसाब से मताधिकार का प्रयोग किया, तो कितना, केवल 10% हिस्से ने मताधिकार का प्रयोग किया था। जबकि केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए कुल जनसंख्या का केवल 1% भाग ही मताधिकार के योग्य माना गया था। तो ये कुछ कारण थे चुनाव में जो इस तरीके की मतलब सिचुएशन हुई। तो ये पूरा एक वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उनको आप आसानी से देख सकें। और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, आप इसे एक लाइक कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।